सर जितनी डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल बैंककारी बढ़ेगी तो हम मूवीज में देखते हैं कि वहाँ पर स्कैम्स होते हैं, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं। स्टेट बैंक ने एएमएल्स के जो कंट्रोल्स है ना उनको काफी स्ट्रॉन्ग किया है। जो डिजिटल बैंकिंग है, साइबर सिक्योरिटी बढ़ेगी, हैकर्स को एक मौका मिलेगा, लोगों को वो बड़ा तंग करेंगे, उनके डेटा को चोरी करके उनके फाइनेंशियल। डिजिटल बैंककारी में आपको वैसे आपके चैनल के थ्रू बताता चलूँ कि बहुत सिक्योर है। इसके साथ साथ राइज ऑफ इस्लामिक बैंकिंग को क्या देखते हैं और उनका क्या रोल है हमारी इकोनॉमी में? स्पेसिफिकली पाकिस्तान में राइज ऑफ इकोनॉमी में इस्लामिक बैंकिंग बहुत ज्यादा है। अभी जो मैं आपको बताऊंगा हमारी बैंकिंग सेक्टर के जितने इनसे एसेट्स हैं वो कुछ 37 ट्रिलियन रुपीस के हैं। कि अभी जैसे कि लोग सर्वर से क्लाउड पे शिफ्ट हो रहे हैं, आपका तमाम डेटा क्लाउड पे पड़ा होगा, क्या इस क्लाउड के डेटा पे कोई खतरा नहीं है? कोई इस तरह का इसके ऊपर कोई खतरा नहीं है। ठीक है, स्टेट बैंक की अंडर द गाइडेंस ऑफ स्टेट बैंक जितना भी बैंक्स का डाटा है वो क्लाउड पे शिफ्ट हो रहा है। और आप क्या समझते हैं, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा बहुत बज़वर्ड्स हैं, क्या बैंक्स इन दोनों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी? अभी बहुत पीछे है। अभी हमारे पाकिस्तान में तो शायद उस तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन फॉरेन वर्ल्ड में एआई के ऊपर और बिग डेटा के ऊपर बड़ा काम हो रहा है। बैंकिंग की सेक्टर में भी हो रहा है या बाकी इन सेक्टर के ऊपर काम हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो फाइनेंशियल बिहेवियर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बेस्ड ऑन फाइनेंशियल बिहेवियर्स banks will respond and react against. या फ्यूचर में भी देखेंगे कि बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल बिहेवियर्स ऑफ द कस्टमर्स। हमने कस्टमाइज पिज्जा सुना था, कस्टमाइज बर्गर सुना था, कस्टमाइज सबवे का सैंडविच सुना था, आज कस्टमाइज बैंकिंग सुनने बड़ा अच्छा लगा जी। पाकिस्तान में आप देखेंगे इंशाल्लाह। सर जितनी डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल बैंककारी बढ़ेगी तो हम मूवीज में देखते हैं कि वहाँ पर स्कैम्स होते हैं, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं और फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज़ जन्म लेती हैं, सीएफटी जैसी एक्टिविटीज़ जो हैं वो जन्म लेना स्टार्ट कर देती हैं। इसके बारे में माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग या फिर डिजिटल बैंकिंग या जो हमारी स्टेट बैंक है उसके बारे में क्या लाए अमल रखती हैं, आप इसके बारे में कुछ बात करें। स्टेट बैंक ने एएमएल्स के जो कंट्रोल्स है ना उनको काफी स्ट्रॉन्ग किया है और पिछले डिकेड में आपने देखा होगा बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। एफएटीएफ की जब पाकिस्तान के ऊपर वो पाबंदी लगी ना, ग्रे लिस्ट में चले गए थे, तो उसके बाद जो हमारे जो कंट्रोल्स हैं स्टेट बैंक ने वो बड़े स्ट्रॉन्ग कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन चंद कंट्रीज में से है जिनमें ट्रांजेक्शंस और जिसका रेगुलेटर बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर है। आप इसी वजह से देखेंगे इसके बैंकिंग सेक्टर के ऊपर कभी कोई पाबंदी नहीं लगी किसी बैंक के ऊपर। बिल्कुल सही। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो डिजिटल बैंकिंग है, साइबर सिक्योरिटी बढ़ेगी, हैकर्स को एक मौका मिलेगा, लोगों को वो बड़ा तंग करेंगे, उनके डेटा को चोरी करके उनके फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन पे बहुत ज़्यादा काम होगा, तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ डिजिटल बैंककारी लाई जा रही है या उसके कंट्रोल भी बनाए जा रहे हैं? डिजिटल बैंककारी में आपको वैसे आपके चैनल के थ्रू बताता चलूँ कि बहुत सिक्योर है, इसमें कोई मसला नहीं है। जो बैंक से काम कर रहे हैं डिजिटल के ऊपर और जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है और इनक्रिप्टेड डेटा होता है वो चला जाता है उधर उनकी जो क्लाउड चिपटंग में चला जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। इशू वहाँ पे आता है जब आप अपना पिन कोड, ओटीपी या किसी और को उसके साथ शेयर कर देते हैं अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज अगर ये हैकर्स किसी बैंक का डाटा हैक कर सकते होते तो अब तक तो मेरा ख्याल है किसी कस्टमर को इनको अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जैसे ही ये चीज़ें डिजिटल की तरफ जा रही हैं वैसे ही इसकी साइबर सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और स्टेट बैंक ने इसके ऊपर एक पॉलिसी अनाउंस की हुई है। उसकी गाइडलाइंस के अंदर सारे बैंक्स अपनी साइबर सिक्योरिटी को कि साइबर सिक्योरिटी के डेज बनाए जाते हैं अक्टूबर में, साइबर सिक्योरिटी बड़ा काम हो रहा है, तो बड़ा ज़बरदस्त बात कर रहे हैं जी। अच्छा, जैसे जैसे माइक्रो फाइनेंस बैंक तरक्की की राहों पर है, डिजिटल बैंकिंग उससे ज़्यादा तरक्की पजीर हो रही है। इसके साथ साथ राइज ऑफ इस्लामिक बैंकिंग को क्या देखते हैं और उनका क्या रोल है हमारी इकोनॉमी पे? स्पेसिफिकली पाकिस्तान में राइज ऑफ इकोनॉमी में इस्लामिक बैंकिंग बहुत ज़्यादा है। अभी आपने देखा होगा जो 26वीं आनी तरमीम पेश हुई है उसके अंदर भी उन्होंने एक जिक्र किया है कि जी सिर्फ जो अपनी बैंक हमारे एक कंट्री की इकोनॉमी है उसको पूरा हम इस्लामिक करेंगे, बैंकिंग सेक्टर पूरा इस्लामिक, सूद के खात्मे का निज़ाम है उसके ऊपर बात हो रही है। अभी भी स्टेट बैंक ने ये इनिशिएटिव लिया था रिसेंट पिछले डिकेड में कि जितने भी एक बैंक हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, इसको इस्लामिक के ऊपर कन्वर्ट करना है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 20% हमारा जो एसेट्स है ना पूरे बैंकिंग के, अभी जो मैं आपको बताऊंगा हमारी बैंकिंग सेक्टर के जितने इनसे एसेट्स हैं वो कुछ 37 ट्रिलियन रुपीस के हैं। उसमें से 20% जो है ना इस्लामिक के थ्रू हुआ हुआ सारा। और ये लास्ट डिकेड में मतलब अगर 2014 में मैं जाऊं तो ये हमारे पास कितने थे, 21 ट्रिलियन। अभी 10 सालों के अंदर 16 ट्रिलियन इसमें ऐड हुआ है। जबरदस्त। मतलब तो इसमें से 20% इस्लामिक है। फ्यूचर में आप देखेंगे बहुत सारे बैंक्स जो है ना वो इस्लामिक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग को, डिजिटल बैंकिंग को भी इन तमाम उसूलों पे चलना पड़ेगा या फिर अभी इसकी तैयारी हो रही है? अभी कुछ बैंक्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो इस पे कन्वर्जन फीस, हाँ, और कुछ ऐसे कमर्शियल बैंक्स हैं जो टोटली माइक्रो इसमें कन्वर्ट हुए हैं।
कुछ ऐसे बैंक्स थे जो ट्रेडिशनल बैंक्स थे और वो हमारे इस्लामिक बैंकिंग नहीं थे, उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया। मैं फैसल बैंक की आपको एग्जांपल दूं कि उसने 100% अपने आप को कन्वर्ट किया फैसल इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट कर लिया सारे अपने एसेट्स। एब्सोल्युटली फ्यूचर में आप देखेंगे सारे इसी तरह कर रहे हैं। इसी तरह से। इसी तरह कुछ ऐसे माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं जो अभी भी इस्लामिक अपना जो इस्लामिक का डिवीजन है उसको एज सेपरेटली चला रहे हैं। फ्यूचर में आप देखेंगे वो सारे इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस बैंक चुके हैं। एब्सोल्युटली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बात कर रहे हैं कि अभी जैसे कि लोग सर्वर से क्लाउड पे शिफ्ट हो रहे हैं, आपका तमाम डेटा क्लाउड पे पड़ा होगा। क्या इस क्लाउड के डेटा पे कोई ख़तरा नहीं है, कोई जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं उसको इस्तेमाल करें या फिर नुकसान दे सके, या इसकी भी कोई तैयारी हो रही है? इस तरह का इसके ऊपर कोई ख़तरा नहीं है। पहले होती थी मैनुअल बैंकिंग, उनके मैनुअल रिकॉर्ड्स होते थे। फिर उसके बाद एक फेज़ आया कि बैंक से अपना रिकॉर्ड जनरेट करना शुरू करते, बैंक ने अपने सर्वर्स लगाए, उसके अंदर डाटा था। अब जो है ये क्लाउड के ऊपर डाटा सारा जा रहा है। ठीक है, स्टेट बैंक की अंडर द गाइडेंस ऑफ स्टेट बैंक जितना भी बैंक्स का डाटा है वो क्लाउड पे शिफ्ट हो रहा है। मतलब अब जो सिर्फ बैंक्स के पास डाटा हमारा है वो क्लाउड पे शिफ्ट हो जाता है। एक बैंक वो क्लाउड परचेज करती है किसी कंपनी से, अपना डाटा उधर शिफ्ट हो जाता है और उनके अपने साइबर सिक्योरिटी के इतने बड़े स्ट्रिक्ट उनके हैं उसके ऊपर कंट्रोल्स कि वो उनको ब्रीच नहीं किया जा सकता। इतना आसान नहीं, जितना फिल्मों में दिखा है इतना आसान नहीं। बिल्कुल इतना आसान होता तो अब तक कर चुका था। और आप क्या समझते हैं, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा बहुत बज़वर्ड्स हैं, क्या बैंक्स इन दोनों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी या अभी बहुत पीछे है? अभी हमारे पाकिस्तान में तो शायद उस तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन फॉरेन वर्ल्ड में एआई के ऊपर और बिग डाटा के ऊपर बड़ा काम हो रहा है। बैंकिंग की सेक्टर में भी हो रहा है या बाकी इन सेक्टर के ऊपर काम हो रहा है। आप एआई और बिग डाटा उनका कस्टमर्स का डाटा कैलकुलेट करके उनके जो फाइनेंशियल बिहेवियर्स हैं उनको रीड किया जा रहा है, उन बिहेवियर्स के ऊपर डिसीजन दिए जा रहे हैं। पहले हम ये करते थे कि कैश फ्लो बनाते थे कस्टमर का, अभी जो है उसका कैश फ्लो एआई खुद जो उसके डेटे के ऊपर, मतलब उसका डेटा ये है कि उसका मोबाइल यूजेज कितना है, उसके जो बिजली के बिल है या इलेक्ट्रिसिटी के बिल है वो कैसे पे कर रहा है, उसके ऊपर उसका सोशल बिहेवियर के ऊपर भी उसको कैलकुलेट करके उसकी कैश फ्लो बनाई जा रही है कि ये इसकी क्रेडिट वर्थिनेस है कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो फाइनेंशियल बिहेवियर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल फाइनेंस बेस्ड ऑन फाइनेंशियल बिहेवियर्स banks will respond and react against you. या फ्यूचर में भी देखेंगे कि बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल बिहेवियर्स ऑफ द कस्टमर्स बैंक्स ऐसी प्रोडक्ट्स भी डिज़ाइन करेंगे जिनको हम कहते हैं जी पर्सनलाइज्ड बैंकिंग। Personalized banking. बैंकिंग वो खुद आपने अपना कस्टमर ने खुद अपनी जो प्रोडक्ट है वो अपने लिए डिज़ाइन की कि मुझे इतना लोन चाहिए, मुझे इतना टेन्योर चाहिए और मुझे सारा कुछ चाहिए, वो खुद अपना सारा डिज़ाइन कर रहा होगा। हमने कस्टमाइज पिज्ज़ा सुना था, यस कस्टमाइज बर्गर सुना था, कस्टमाइज सबवे का सैंडविच सुना था, आज कस्टमाइज बैंकिंग सुनने बड़ा अच्छा लगा जी। पाकिस्तान में आप देखेंगे इंशाल्लाह और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ये, इंशाल्लाह अब नियर फ्यूचर में आप इनको देखेंगे ये सारा कुछ हो रहा होगा, हमारे पाकिस्तान में ही हो रहा होगा। तमाम चीज़ें समझ आ गई सर आपकी। साइबर सिक्योरिटी को कैसे हैंडल करेंगे? क्या ये भी एक परमानेंट डिपार्टमेंट बनेगा जो बैंकारी को, बैंक में काम करने वालों को और कस्टमर को सपोर्ट देगा? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के बगैर ये सारे मामला ठीक नहीं हो सकते। इसके बारे में क्या कहें? साइबर सिक्योरिटी जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में जो मतलब डिजिटल बैंकिंग होने जा रही है उसके लिए साइबर सिक्योरिटी का एक बड़ा रोल है। और फ्यूचर में मैं अपने जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं उनको कहूँगा कि भाई आप साइबर सिक्योरिटी के ऊपर फोकस रखें, क्योंकि फ्यूचर में जितनी 50% जॉब्स जो है वो साइबर सिक्योरिटी की होंगी। जो डेटा होगा उसको सेव करने के लिए 50% लोग बैठे, 50% लोग। क्योंकि जो ऑपरेशन है हमारा वो सारा डिजिटलाइज हो जाएगा, उसमें किसी बंदे की जरूरत नहीं होगी। किसी ने बैठ के किसी का फॉर्म नहीं भरना होगा, किसी ने बैठ के किसी का चेक नहीं भरना होगा, किसी ने किसी का चेक नहीं रिसीव करना होगा, लेकिन उनका डेटा जो है वो सेव करना होगा। तो ये जो ऑपरेशंस हैं बहुत और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं मर्ज हो जाएंगे, डेटा सिक्योरिटी में चले जाएंगे। और जो डेटा सिक्योरिटी पढ़ रहा होगा, कर रहा होगा, इसके ऊपर काम कर रहा होगा, फ्यूचर सीखा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो निसाब का हिस्सा बनाना चाहिए। हमें तालीमी निसाब के अंदर इसकी ट्रेनिंग्स को पजीराई देनी चाहिए। ब्रेक से पहले एक और सवाल करते हैं जी आपसे, सस्टेनेबल एंड ग्रीन बैंकिंग इनिशिएटिव्स क्या हैं? क्या आपकी माइक्रो फाइनेंस बैंक या जहां से आपका ताल्लुक है वहां पर इसके बारे में सोचा जा रहा है या इनिशिएटिव्स ले चुके हैं? अच्छा, मैं आपको बताऊं ये जो सस्टेनेबल और ये ग्रीन इनिशिएटिव्स है ना, ये आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रोग्राम किया था एसडीपी के हवाले से, 2020 और 2030 का प्लान था, वो उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था कि आपने इसके ऊपर काम, वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं चीन के ऊपर काम कर। उसके बाद से स्टेट बैंक ने भी इसके ऊपर पुश करना शुरू किया है और काफ़ी सारे बैंक्स ने, बल्कि कमर्शियल बैंक्स हैं, और स्टेट बैंक ने एक स्कीम भी ऑफर कराई थी जिसको कहते थे जी फार्म मैकेनाइजेशन। उसमें ये था कि जितना भी आपका ये जो एग्रीकल्चर का बिजनेस है इसको सारा सोलर के ऊपर शिफ्ट करना है, ताकि इसकी जो फ्यूल से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जब फ्यूल कंज्यूम होता है तो उस पर कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज़ का अखराज होता है उससे बचा जा सके
इसका ना डबल इम्पैक्ट है। एक ये है कि वो आपको उसकी एनवायरनमेंट के उस ऊपर उसका इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि वो आपकी जो कंट्री है उसके इकॉनमी के ऊपर भी इम्पैक्ट है कि आपका जो फ्यूल की कंजप्शन है कम हो जाएगी। अब हाँ, जो एक इकॉनमी है वो सारी ऑलमोस्ट सोलर के ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। और बहुत सारे बैंक्स ने ये काम शुरू कर भी दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी सारे बैंक्स जो हैं इसके ऊपर फाइनेंसिंग ये अब महज इनिशियल नहीं रहा जी, और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स भी इसके ऊपर कर रहे हैं। कि एब्सोल्युटली ज़बरदस्त। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है ये ना सिर्फ लोगों के लिए सासा है, बल्कि अभी वक्त आ चुका है इसको सिर्फ सुने ना, इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं आज और अभी वक्त है। कल किसी ने नहीं देखा। स्टार्ट लिविंग इन अ मॉडर्न वेज, अदरवाइज यू बिकम obsolete, and obsolete people no more required in corporate world or in the society as well. थैंक यू वेरी मच। छोटे से ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, मज़ीद बात करेंगे जो डिजिटल बैंकारी है उसमें प्री एंड पोस्ट कोविड क्या चेंजेस आई हैं, इसको भी हम मद्देनजर रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.